कुछ लोग बैठे बैठे ही अपने हाथ पैरों को चटकाते रहते हैं, गर्दनों को चटकाते रहते हैं। ये क्या सही है? ऐसा करना चाहिए? आंखों में जलन हो रही है, हाथों में सूनापन आ रहा है, ग्रिप पावर हमारी कम हो रही है, तो रीजन यही है। अगर मोबाइल हमारे लिए काम का चीज है तो उससे कहीं ज्यादा लॉस भी कर रहा है। वो मोबाइल पे लॉन्ग टाइम गेम खेलता है, उसके ये दोनों हाथों की ग्रिप बिल्कुल कम हो गई थी, वो एक पेन से लिख भी नहीं सकता। तब मेरा एक स्लोगन है, रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का। चाहे सर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटने दर्द हो, किसी ना किसी को है ही, क्योंकि ये भागम भाग की लाइफ में इतने लोग व्यस्त हो गए हैं। बड़ी उम्र के लोग दर्द लेकर आ रहे हैं तो ये तो साधारण सी बात हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कम उम्र के बच्चे या युवा दर्द लेकर आ रहे हैं तो इसे आप कितनी बड़ी चिंता मानते हैं और आप क्या मानते हैं ये रेशियो एज एन एक्सपर्ट आप इन दिनों कितना डील कर? T3 T2 वर्टिब्रास जैसे लॉन्ग टाइम प्रेस रहेगा, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा। वो पेंशन जो पेशेंट है उसके अंदर आप देखेंगे कि हाई बीपी का कंप्लेंट। और आते हैं हम लोग शुगर पे, तो शुगर के आप जैसे ही स्पाइन के बैक साइड में जाएंगे तो T7 और T8 वर्टिब्रा होता है, जिसका काम है पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करना। जिसको पैरालिसिस अटैक आया है, ब्रेन स्ट्रोक आया है, वो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट दुनिया में कोई नहीं, कोई फिजियोथेरेपी छोड़ने के बाद में, एक्सरसाइज छोड़ने के बाद में कोई नहीं। कौन से टेस्ट हैं जो हर भारतीय को करानी चाहिए जिससे वो दर्दों से दूर रहे, कम से कम हड्डियों और ये दर्दों की समस्याएं तो उसे ना हो? और जैसे ही हम लोग जाकर के वॉशरूम में, चाहे गर्म हो या ठंडा, सडन जो सर पे पानी डालते हैं तो टेम्परेचर हमारा बॉडी का डाउन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। वैसे अगर डाउन होता है तो उसमें भी लोग को देखेंगे चक्कर खा के गिर जाए। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है वैसे कंडीशन का क्लॉटिंग आप देखेंगे। इंडिया में मैं एकदम बहुत से मेरे पास पेशेंट आते हैं, अभी तक अगर 10 पेशेंट आते होंगे स्ट्रोक के, तो हार्ट को ऐसा हुआ होगा कि वॉशरूम में ये अटैक आया होगा। अभी छोटे बच्चे 4-5 साल के होते हैं, उनकी जो बैग्स के जो वेट होती है 4 kg 5 kg ऐसे होते हैं, तो आप देखेंगे बच्चे जो बैग ले लेते हैं पीठ पे उनका पोस्चर ऐसे हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त ज्योति विनय कपूर। तो क्या आप जानते हैं आजकल 25 से 30 साल की उम्र के लोग भी खुद को बूढ़ा महसूस करने लगे हैं। हर घर में कोई ना कोई शारीरिक दर्द मौजूद है, चाहे वो कमर दर्द हो, टांगों का दर्द हो, घुटनों का या फिर सिर दर्द। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि लाखों लोग दर्द की गोली खा लेते हैं या फिर YouTube देखकर अपना इलाज खुद करने लगे हैं, जो अनजाने में ही उनकी हालत को और ख़राब कर रहा है। क्या हर दर्द खतरनाक होता है? क्या अपने जॉइंट्स को चटकाना किसी एक बड़ी समस्या की तरफ लेके जा रहा है? लेकिन क्या यही जॉइंट चटकाना आपके लिए इलाज भी हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि आज आपके तमाम सवालों और समस्याओं का समाधान देंगे देश के जाने माने और फेमस कार्डियोप्रैक्टर और एस्ट्रियोपैथ डॉक्टर रजनीश कांत जी, जो कि काफ़ी वायरल भी हैं। तो उनसे लूँगी आज सारे सवालों के जवाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में डॉक्टर साहब, और समय देने के लिए तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रजनीश आपका मेरे चैनल, मेरे पॉडकास्ट में। अब तक हमने ऑर्थोपेडिक सुने थे, फिजियोथेरेपिस्ट सुने थे, ये जो हम शब्द सुन रहे हैं कायरोपैथ और कायरोप्रैक्टर और एस्ट्रोपैथ, ये कब इजाद हुआ? और वाकई में मैं अगर आपसे रूबरू हुई तो आपकी जो वायरल रील्स मैंने देखी और जो आपका तरीका था इलाज करने का, उसने मुझे रोक दिया। सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा कि कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथ, मैं आपको बता दूँ कायरोप्रैक्टिक एक मैनुअल थेरेपी है। जैसे हमारे फिजियोथेरेपी में मैनिपुलेशन होता है, जॉइंट को मैनिपुलेट करके जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको ओपन करना, तो एक टोटली मैनुअल है। मैं जैसे रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा दबा करके रोगों को समन करना, इट मीन्स कायरोप्रैक्टिक। लेकिन इसके बारे में डॉक्टर साहब हमने पहले तो कभी नहीं सुना, और वाकई में अगर हम साइंटिफिकली बात करें, हालांकि डिग्रीज आपके पास भी हैं, लेकिन मैं अगर साइंटिफिकली बात करूं तो इस तरह से जॉइंट क्रैक करना, जॉइंट पॉपिंग करना, क्या ये हेल्दी प्रोसेस है? मैम, जॉइंट पॉपिंग और जॉइंट क्रैक करना एक उस पर क्या है ना, जैसे ये टेक्निक जो हम लोग प्रोसीड्यूस मतलब जो यूज़ करते हैं टेक्निक, तो टेक्निक का एक माध्यम है। जैसे कोई भी अगर बोन हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, बोन को रिसेट करते हैं, चाहे वो स्पाइन के हो या पेरिफेरल जॉइंट्स के हो, तो पॉपअप साउंड वहाँ से जैसे नाइट्रोजन गैसेस बन जाते हैं, जो मिस अलाइनमेंट होते हैं वहाँ पे बोन, तो नाइट्रोजन गैसेस बन जाते हैं। जैसे उसको रीअलाइन करते हैं तो वहाँ से क्या है, पॉपअप साउंड भी आते हैं। तो साउंड के साथ साथ साउंड्स अगर देखा जाए तो कोई ट्रीटमेंट का ये नहीं है, लेकिन साउंड जो है, साउंड जैसे ही रिड्यूस वहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद जब बोन पुनः अपनी अवस्था में आकर सेट होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो जब साउंड्स आता है तो लोगों को साइकोलॉजिकली, और वो जैसे वहाँ जो एयर बबल जो काफ़ी टाइम से क्रिएट होता है वो रिलीज होता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे ही बोन अपने जगह पर सेट होता है,
ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, पेन ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। लेकिन डॉक्टर रजनीश, हमने देखा है कुछ लोग बैठे बैठे ही अपने हाथ पैरों को चटकाते रहते हैं, गर्दनों को चटकाते रहते हैं। ये क्या सही है? ऐसा करना चाहिए? किसी भी तरीके पे मैं देखता हूँ मैम कि अगर कोई भी चीज़ अगर एक्सेस किया जाए, मानते हैं हम खाना खाने से पेट भरता है, भूख मिटता है और एनर्जाइज भी होते हैं और आगे चल करके हेल्दी भी रहते हैं। लेकिन वही खाना को एक्सेसिव हम खाते हैं, 2 बार की जगह 20 बार खाते हैं तो नुकसानदायक होता है। वैसे भी अगर पॉपअप जैसे मान लें कि हमारे बैठे-बैठे कभी स्पाइन, नेक या हमारे हाथों के फिंगर स्टिफ होने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि स्टिफ है, कुछ रिलीज़ होना चाहिए। तो हम लोग उसको रिलीज़ करते हैं तो वहाँ फिर आराम फ़ील करते हैं, अपना जो रोज़मर्रा के काम है उसको आराम से ईज़िली कर पाते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कभी किया जाए 1 वीक, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कभी एक बार तो कोई ये नहीं है, और तो और इफ़ेक्टिव है बॉडी के लिए। स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को प्राण वायु कहा गया है। कहते हैं कि या सारी प्राण वायु वहीं पर है। लेकिन आजकल जिस तरह से लोग फ़ोन के एडिक्टेड हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन, और साथ ही लैपटॉप पर जो उनकी दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा बीतती है। ये कितना बड़ा दुश्मन एज़ एन एक्सपर्ट आप मानते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले मैं बताऊँ कि जब से मोबाइल आया है, जब से मोबाइल आया लोग क्या है, लोग बच्चे बड़े जो भी हों, हुँ, फिज़िकली तो वर्क करना बिल्कुल कम कर दिए हैं। एक सिंपल से छोटा-सा मैं बताऊँगा, जब हम लोग कहीं बैठते हैं, चाहे कहीं भी हम लोग बैठे हैं, घर पे भी बैठे हैं, चाहे कोई किसी का वेट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, एयरपोर्ट पे, कहीं भी हैं, अगर हम लोग के पास 10 एक 15 मिनट टाइम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और गर्दन नीचे हाँ, बिल्कुल। गर्दन जैसे ही हाँ, सामने की ओर बेंड करते हैं, तो 7 टू 10 केजी क्या है वेट, हमारा नेक जो है कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे और भी वर्टिब्रा देखेंगे आप, थोरैसिक हो, लंबर हो, उसका सपोर्ट है, लेकिन नेक का कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे फॉरवर्ड बेंड करते हैं, स्ट्रेच फील होता है, जो काफ़ी टाइम वो गर्दन झुका करके हम लोग काम करते हैं, उसके साथ हमारा हैंड भी वर्किंग में रहता है। तो लॉन्ग टाइम जब ऐसे करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो सारे पेशेंट का कंप्लेन क्या होता है, हेडेक हो रहा है, आँखों में जलन हो रही है, हाथों में सूनापन आ रहा है, हुँ। ग्रिप पावर हमारी कम हो रही है। तो रीज़न यही है मैम। अगर मोबाइल हमारे लिए काम का चीज़ है तो उससे कहीं ज़्यादा लॉस भी कर रहा है। अगर मोबाइल को हम लोग जितना चाहिए उतना यूज़ करें तो वो सही रहेगा। हर समय उससे जुड़े रहना ज़रूरी नहीं है। किस-किस तरह की समस्याएँ आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं एज़ एन एक्सपर्ट, एज़ कायरो प्रैक्टर, जो लोगों को आप इस समय यूजुअली होते हुए देख रहे हैं, कॉमनली होते हुए देख रहे हैं? अभी मेरे पास आए दिन में अभी 10 एक साल का लड़का था। वो मोबाइल पे लॉन्ग टाइम गेम खेलता था। उसकी ये दोनों हाथों की ग्रिप बिल्कुल कम हो गई थी, वो एक पेन से लिख भी नहीं सकता था। वो सारे दिन जो टैप 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 जो थंब का जो प्रेशर होता है, उसके हुँ, बाद जो नेक का जो फॉरवर्ड जो बैंड होता है, तो उससे C1 C3 का कंप्रेशन काफ़ी बढ़ गया था और नैरोइंग हो गया था वहाँ। जो आप देखते होंगे एमआरआईज़ वगैरह में कि नसें दब रही है गर्दन की, हुँ। तो वो हो रहा था, जिसके कारण वो मोबाइल का ही कारण था। आजकल छोटे बच्चों को देखेंगे जो 7 एक मतलब 4 साल 5 साल के हैं बच्चे, वो इतने कार्टून देखते हैं, फैमिली वाले भी बच्चे को दे देते हैं, तो उनको देखेंगे बड़े-बड़े चश्मे लगते हैं, बड़े-बड़े नंबर के, जो कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हुँ। तो ये सब कहीं न कहीं देखेंगे, मतलब मोबाइल जो है पोस्चर को बिगाड़ दे रहा है। अब पोस्चर बिगाड़ने से कॉमन जो डिज़ीज़ जो आ रहे हैं मोबाइल के कारण, आँखों में जलन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, हाथों में सूनापन हो रहा है, हेडेक ऐसा हो रहा है जैसे कि अनबेरेबल। डॉक्टर डिफाइन ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं पा रहे एक्सप्लेन ही हैं नहीं कर पा कि रहे ये हैं। माइग्रेन का हेडेक है या या मतलब सर्वाइकल का हेडेक है या नहीं सोने के कारण है। तो ये मन मोबाइल का जो एक ब्लू रे होता है, जो लाइट जो होता है, वो हुँ। भी इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सोते-सोते समय तक मोबाइल देखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, और उठते ही जब मोबाइल चाहिए। उठते ही मोबाइल सोते चाहिए। वक़्त तक मोबाइल हाथ में हाँ, तो होता है वो जो लोगों के। मोबाइल जो मैम लॉन्ग टाइम जब रहता है, जब रात को सोते समय सारे कैमरे के लाइट्स ज़्यादा रूम के जो लाइट्स होते हैं ऑफ होते हैं। हुँ। सारे मोबाइल के जो लाइट्स हैं हमारे डायरेक्ट वो कनेक्ट होता है आई से। जो उस समय आप देखेंगे कभी सोते समय अगर कुछ न्यूज़ मिला, कुछ ऐसा कुछ ज्ञान मिला, ऐसा कुछ मैसेजेस आया जिससे हम लोग फिर उस बात को सोचते रहते हैं। ब्रेन हमारा सो नहीं पाता है। तो अभी आजकल स्लीप एपनिया का नाम सुना होगा आपने, जो स्लीप डिस्टर्बेंस, हुँ। जो मेट्रो सिटी में आप देखेंगे कि मतलब 10 में से 8 लोग क्या है स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। क्यों? नींद नहीं आ रहा है। उसमें भी मैम मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब हम जाते हैं बेड पे सोने के लिए, उस समय क्या होता है, सारे लोग हमारे पुराने ज़माने से ही कहा जाता है कि थोड़ी बहुत नमन कर लो, भगवान को याद कर लो, हाँ, मन बिल्कुल। शांति के लिए मेडिटेशन कर लो, तो मन शांत हो जाएगा, सो जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोते-सोते मोबाइल देखते हैं। कुछ फैमिली मेंबर का कुछ ऐसा कुछ हुआ, मैसेजेस आ गया, कुछ न्यूज़ पढ़ लिए, कुछ ये, अब वो क्या मतलब रिपीटेड थॉट आते रहते हैं माइंड में, हम लोग सो नहीं पाते। ऑस्टियोपैथ में ये आप किस तरह का इलाज करते हैं? क्या इसमें सिर्फ़ हड्डियों को चटकाना ही होता है या किसी तरह की नसों का भी इलाज होता है? मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके इस इलाज में कवर हो सकती हैं, या वो कौन-कौन से पेशेंट्स हैं जो इस तरह के डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं?
देखिए, मेरा जो ट्रीटमेंट है ऑस्टियोपैथन ये कैरोप्रैक्टिक, इसमें मैं बता दूँ कि टोटली जो ट्रीटमेंट है हम लोग मसल्स को पावर देते हैं। ऑस्टियोपैथ में मसल्स को पावर देते हैं। जैसे सपोज़ मान लीजिए रेपिटेटेड हैंड यूज़ करने से कोई एक मसल्स पार्टिकुलर यूज़ होते-होते वीक हो गया। अब वीक हो गया तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? उसको सही वे में ये मोबिलाइज़ेशन करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, लेंथ जो शॉर्टनिंग हो गया उसको बढ़ाएँगे, तो ये ऑस्टियोपैथ के थ्रू करेंगे। उसके बाद जैसे ही जॉइंट रिस्ट्रिक्शन आ रहा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आ रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा, तो कंबाइंड थेरेपी मैं देता हूँ, उसको कैरोप्रैक्टिक ऐड करके जॉइंट को रिलीज़ करता हूँ। जैसे ही जॉइंट रिलीज़ होता है, ऑस्टियोपैथ और कैरोप्रैक्टिक का जो कंबाइंड थेरेपी देता हूँ, तो पेशेंट को किसी भी प्रकार दर्द ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कहने पे लोगों को लगेगा कि ये कैसे क्योर हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे बॉडी में कोई भी डिस्फंक्शन होता है, कहीं पे भी इंटरनल, एक्सटर्नल कहीं भी, तो मुझे मतलब लगता है यानी कि जो नसों से जुड़ी भी अगर कोई दिक्कत है, किसी को नमनेस हो रही है या नसों ने काम करना बंद कर दिया है, तो उसमें भी आपका इलाज चलता है? एकदम डेफिनिटली मैम, मैं एक सिंपल सा मेरा एक स्लोगन है, रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। जो नेचुरल कर्व लेकर के हम लोग पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं उस समय तो कुछ हमारे पास नहीं रहता, ना शुगर रहता है, ना बीपी रहता है, ना हेडेक रहता है, कुछ नहीं रहता है। आगे जो हम लोग गेन करते हैं वो मिलता है। हुँ। आगे जो हम लोग काम करते हैं, जैसा बैठते हैं, सोते हैं, उसके कारण जो नर्व कंप्रेस होता है, तो हम लोग बीमारी लेके आते हैं। अगर एक सिंपल सी बात है, सर भी दर्द हो रहा है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं है। एक हैंड्स में भी पेन आता है तो आप देखेंगी, या तो आप आइस यूज़ करो या तो आप हीट यूज़ करो, पेन कम कर देगा। हुँ। आइस यूज़ करने का मतलब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है। वहाँ आइस यूज़ करती हैं तो सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा। हीट यूज़ करने का मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। अगर वहाँ हीट देंगे तो मेल्ट होगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, पेन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बॉडी में कहीं भी कुछ डिस्फंक्शन हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन का बड़ा रोल है। तो इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। जब जैसे ही ये हमारे स्पाइन पे हम लोग वर्क करते हैं और स्पाइन के जो वर्टिब्रा रिलीज़ करते हैं, जो काफ़ी टाइम से बैठे, सोने जैसे बैड पोस्चर के कारण स्टक होता है, जैसे उसको रिलीज़ करते हैं, सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली ब्रेन से जुड़ी समस्याओं को, नर्वस सिस्टम को वो लोग डील करते हैं। हुँ। क्या ऐसे लोग जिनकी बैकबोन में या नर्वस सिस्टम की वजह से चलने में जिन लोगों को दिक्कत होती है, या कुछ ऐसे भी हमने पेशेंट देखे जो इंजेक्शंस लेते हैं रीढ़ की हड्डी में, क्या उन लोगों का इलाज भी आपके पास है? एकदम मैम, देखिए मैं आपको बता दूँ, दर्द का मतलब ही है दवा देना, किसी भी बीमारी को कंप्रेस कर देना। आज तक दुनिया में कोई ऐसा मेडिसिन नहीं बना है जो किसी को क्योर करे। हुँ। कोई भी मेडिसिन, चाहे होम्योपैथ, एलोपैथ, कोई भी मेडिसिन। कंप्रेस कर सकते हैं हाँ, बट कंप्रेस क्योर कर नहीं। सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज़ मुझे पैर की कोई मसल्स में पेन हो रहा है, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। मेडिसिन का रोल क्या है? 70 आवर, अगर मेडिसिन ठीक करता तो 1 डोज़ दे करके छोड़ देते कि अब 6 महीने तक नहीं देना है। वो रिपीटेड हुँ। लेना है 12 घंटे पे, 16 घंटे पे। जब हम वो लोग लेते हैं तो पेन गेट थ्योरी के जो रूल्स होता है मेडिसिन के, जो जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन को पहुँचाते हैं, ब्रेन में, सर में कहीं दर्द नहीं होता, ब्रेन में कहीं दर्द नहीं होता, एक हुँ। मैसेजेस होता है कि सर में दर्द हो रहा है। हुँ। तो वो कनेक्शन को कट कर देता है। तो बस उस कंडीशन में जो हम लोग नॉर्मल चल नहीं पाते हैं, तो चलना शुरू करते हैं, तो फिर अपना मसल्स एक्टिव करने लगता है, मतलब एक्टिवली वर्क करने लगता है। फिर वो डिज़ीज़ क्योर हो जाता है। तो ये होता है ना। आप क्या मानते हैं ये आने वाले समय में या आने वाले इन 5 सालों में किस तरह की बीमारियों को आप एपिडेमिक बनते हुए देखेंगे? देखिए, आने वाले समय में आप देखेंगी कि अभी आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि पेन एक छोटा-सा चीज़ है, दर्द जो हर एक इंसान को, और शायद हर घर में है ये कोई ऐसा दर्द। घर नहीं है जहाँ दर्द नहीं है। हाँ। चाहे सर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटने दर्द हो, किसी ना किसी को है ही। क्योंकि ये भागम-भाग की लाइफ़ में इतने लोग व्यस्त हो गए हैं कि खुद पे टाइम नहीं दे रहे हैं। चाहे वो फिज़िकली वर्क हो, चाहे कुछ भी, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब काम बढ़ते जा रहा है, फिज़िकली इफ़ेक्ट एकदम कम होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे आने वाले दिन में ऐसा लगता है कि हर एक घर में, अभी भी आप देखेंगे कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कमर दर्द, गर्दन दर्द नहीं हो। और ख़ासकर अगर इसमें हम ऐड करना चाहें कि कम उम्र के बच्चे भी इसमें जुड़ गए हैं। एकदम मैम, ये क्योंकि बच्चों को आप देखेंगे, पहले हमारे ज़माने में लोग, हमारे जो मम्मी-पापा थे, पीटते थे कि सारा दिन बाहर ही रहता है। अब हुँ। आज के घर वाले होते हैं कि सारा दिन घर में ही रहता है। कमरे में बंद हाँ, रहता है। कि उन लोगों का क्या है ना, गेम टोटली जुड़ गया है। सारा फुटबॉल खेलते हैं हुँ। लेकिन मोबाइल में, क्रिकेट खेलते हैं लेकिन मोबाइल में। तो ये सारी चीज़ें हो गया ना। और भी आप देखेंगे, और कंट्री की अपेक्षा अगर आप देखेंगे, हमारे हिंदुस्तान में सारे जो बच्चे हैं गेम खेलने में व्यस्त हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री वाले जो गेम बनाने में व्यस्त हैं। तो सोचो कितना लेज़ी बना रहे हैं हमारे कंट्री को। इसमें थोड़ी बहुत अगर देखिए बड़ी उम्र के लोग दर्द लेकर आ रहे हैं तो ये तो साधारण सी बात हम कह यस। सकते हैं, लेकिन अगर कम उम्र के बच्चे या युवा दर्द लेकर आ रहे हैं तो इसे आप कितनी बड़ी चिंता मानते हैं, और आप क्या मानते हैं ये रेशियो एज एन एक्सपर्ट आप इन दिनों कितना डील कर रहे हैं? अभी मैं देख रहा हूँ मैम, अगर ओल्ड एज वाले तो आ रहे हैं, उनके अंदर चलो कोई
मान लीजिए कि डिजेनरेशन है, एज के हम्म। साथ साथ ऐसा होता है कि हमारे बोन मसल्स टेंडन सारे वीक होते हैं, तो हो सकता है। लेकिन अभी क्या है ना कि अगर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें 70% यंग होते हैं, बिलो 40 बिलो 30 ऐसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिलो 20 हैं, जो अगर मैं अपना जो डायग्नोस निकालता हूँ, जो उनके अपना फिजिकल पैरामीटर्स जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा देन क्या है, जो डिमेरिट है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना और पोस्चर मेंटेन नहीं करना, ये सबसे बड़ा आराम है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे या उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जिम तो जाते हैं लेकिन उन्हें ये लगता है वो हेल्दी हैं? तो वो कौन से रेड फ्लैग्स ऐसे लोगों में भी आप देखते हैं अगर वो दिखें तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि वो जिम जाने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं हैं? मैम सबसे पहले क्या है कि जिम जाने के बाद में उनको ऐसा मेंटलिटी, ऐसा माइंड में बैठाया जाता है कि आप जिम जा रहे हैं तो आपको प्रोटीन हाईली लेना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉडी को जैसे कि वेट रिड्यूस करना है, वेट गेन करना है, तो उसके लिए सप्लीमेंट हाईली डोज लेते हैं बिना कोई एक्सपर्ट के थ्रू। तो वैसे कंडीशन में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता होगा। आप देखे होंगे बहुत सारे केसेस में क्या आता है कि जिम गए और दूसरे को देख रहे हैं कि उसका मसल्स ऐसा है, मुझे भी वैसा बनना है। जो ट्रेनर जो है कुछ दिन ट्रेन करता है, बाकी समय छोड़ देता है। वैसे कंडीशन में उनको सिम्टम्स आते हैं। कभी वो देखेंगे कि ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते हमारे बहुत सारे एक्टर्स जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो जैसे मैम क्या है कि अभी अचानक जो जिम गए, काफ़ी टाइम से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, हार्ट उनको अलर्ट कर रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, पल्स रेट तुम्हारा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ रुकते नहीं है और रनिंग करते जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने में ही अपने वेट को रिड्यूस करना है, बॉडी बिल्डर बन जाना है। तो वैसे कंडीशन में उन लोग को ये सारे सिम्टम्स आता है, डेथ भी होता है। तो जिम में देखेंगे आप, देख करके किसी को नहीं, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार, आपको लगता है कि मैं 10 केजी ही मतलब लिफ्ट कर सकता हूँ तो 10 केजी ही करेंगे, देख करके नहीं करेंगे, और डे बाय डे अपना इंक्रीज करेंगे तो वो हो सकता है। इन दिनों हम ये भी देखते हैं चाहे वो बीपी के पेशेंट हों चाहे वो शुगर के, हम्म। बहुत बड़ी संख्या इनकी है और ये माना जाता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत के लिए बनने वाली है। तो क्या इसका इलाज भी आपके पास है? देखिए मैम, क्या है बीपी और शुगर, मैं आपको बता दूं शुगर और बीपी होता कैसे है। हम्म। एक थॉट प्रोसेस लेकर चलेंगे। डॉक्टर का सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि आपका सोने का पैटर्न क्या है, आपका सोचने का किस लेवल तक आप सोचते हैं। इसमें मैं एंजाइटी और स्ट्रेस भी जोड़ सकती हूँ? एकदम, मेरे को मैम देखिए, एनजाइटी एंड और स्ट्रेस जैसे आता है वो इंसान को ऑटोमेटिकली बीपी और शुगर आना ही आना है। क्योंकि जैसे एनजाइटी आता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस काम करना उल्टा कर देते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो लोग वैसे भी और ज़्यादा एक्सेसिव थॉट, मतलब जैसे पैनिक अटैक भी आता है लोगों में। बैठे हैं, शांत है, कुछ नहीं है, थोड़ा हार्ट बीट हुआ, उनको ऐसा फील हुआ बिल्कुल कि बिल्कुल, मुझे बेचैनी बेचैनी, घबराहट। तो ये इसका रीज़न भी क्या है, मोबाइल ही है मैम। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे हमारे T2 T3 वर्टिब्रा होते हैं स्पाइन बैक में, जो मान लीजिए कि हार्ट जो है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी हेल्दी होना चाहिए। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, कॉरिनरी आर्टरी। कॉरिनरी आर्टरी गुजरता कहाँ से है, तो T2 T3 वर्टिब्रा से। अब T3 T2 वर्टिब्रा जैसे लॉन्ग टाइम प्रेस रहेगा, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा, तो पेंशन वो जो पेशेंट है उसके अंदर आप देखेंगी कि हाई बीपी का कंप्लेन आ रहा है। और आते हैं हम लोग शुगर पे, तो शुगर के आप जैसे ही स्पाइन के बैक साइड में जाएंगी तो T7 और T8 वर्टिब्रा होता है, जिसका काम है पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई करना। पेनक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन को मेंटेन करना। जैसे ही वर्टिब्रा वहाँ स्टिप, कोई भी अब डायबिटिक पेशेंट के देखेंगी, जो ये अभी देख रहा है उसको भी बता रहा हूँ, ये अपर जो थॉरेसिक पार्ट है, जो पीठ जिसको बोलते हैं, वहाँ टाइट होगा मैम, हार्ड होगा। ये तो आप ही पहचान पाएंगे। नहीं, वो जनरली आप भी पहचान पाएंगे कि जिसको डायबिटीज है उसको आप चेक करेंगे ये हिस्से में तो महसूस होगा कि वो हार्ड है, और सब जैसे मोबाइलाइज जैसे हम टच करेंगे सॉफ्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ हार्ड मिलेगा। जैसे ही T7 वर्टिब्रा अगर काफ़ी टाइम तक स्टीफ रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पेनक्रियाज को नहीं होता है, तो आगे चल के पेशेंट को 1-2 साल में डायबिटीज होना ही होना है। तो जैसे ही वहाँ हम लोग जैसे सबलक्सेशन को मेंटेन करते हैं, स्टीफनेस को रिलीज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, वो पेशेंट को डायबिटिक में भी फ़ायदा होता है। अभी बहुत सारे पेशेंट को मैंने डायबिटीज़ की गोलियां तक भी छुड़वा दी। बस ये 1-2 बार मैनिपुलेट करके उसको बता दिया कि घर पे आपके जो भी फैमिली मेम्बर है इस पार्ट को आप सॉफ्ट रखो, वह काफ़ी हद तक ठीक है। हम देखते हैं घुटने के दर्द या टांगों में दर्द और आजकल तो नी रिप्लेसमेंट बहुत सुन रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें कि भाई ये नौबत ही ना आए या इस स्टेज तक हमारा शरीर पहुंचे ही ना? देखिए क्या है, लोगों को जल्दीबाजी की है। अगर घुटने में दर्द है तो वो लोग क्या है ना कि एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे डॉक्टर क्या है ना कि डॉक्टर भी उनका पहला जो होता है एक्सरसाइज, सेकंड मेडिसिन, थर्ड जो नहीं कुछ कर पा रहे तो सर्जरी। चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो मैम, चाहे आप डायबिटीज़ ले लो, बीपी ले लो, अगर आप फिजिकल एफर्ट लगाती हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। नहीं करती हैं तो आपको मेडिसिन खाना है।
किसी तरह उसको माइनस तो रखना है, बढ़ने नहीं देना है। वैसे ही नी का है, अगर आप क्वाड्रिसेप्स मसल्स, काफ मसल्स को मतलब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मुझे पता चल गया कि अभी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और उसमें मुझे अभी कोई डॉक्टर ने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो डे बाय डे और बढ़ता जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो लोग और घुटने को रेस्ट देना शुरू कर देते हैं। मूवमेंट नहीं करेंगे, पेन हो रहा है, मूवमेंट नहीं करेंगे, मसल्स और डे बाय डे वीक होते जाएगा। रीज़न क्या होगा, आगे चल करके 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में गैप स्पेस और रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स और इतने सारे कार्टिलेज है कि ऑटोमेटिक रीजनरेट होते हैं मैम। अगर कोई उंड हो, कट जाए कहीं और हम लोग मेडिसिन नहीं भी खाएं तो 2 से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ऑटोमेटिक हील हो जाता है। कुछ लोगों को हमने देखा है ब्रेन स्ट्रोक के चलते पैरालिसिस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। क्या आपके इस साइंस और आपकी स्ट्रैटेजीज के ज़रिए क्या वो लोग भी हेल्दी हो सकते हैं? ठीक है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ क्या होता है, जैसे ब्रेन में चोट तो होती है, लेकिन ब्रेन का ही मैसेजेस है सारे, वो ब्लड मतलब ब्लड सप्लाई करना, हैंड्स हो, लेग्स हो। आप देखेंगे जो ब्रेन हैमरेज होता है वो दोनों हाथ लिफ्ट नहीं कर पाता है, कोई ग्रिप नहीं कर पाता है, वो लॉन्ग टाइम रहा तो फिर वो हाथ स्टिफ होने लगता है, मुड़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या है ना कि जो स्टिफनेस आ रहा है, आपको तो पता है जिसको पैरालिसिस अटैक आया है, ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट दुनिया में कोई नहीं, केवल फिजियोथेरेपी छोड़ने के बाद में, एक्सरसाइज छोड़ने के बाद में कोई नहीं। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि जो हमारे एट्रोफी डेवलप हो रहा है, मान लिया अब ये मूवमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, अब ये मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ तो ये मसल सारे वर्क नहीं कर रहे, तो डे बाय डे एट्रोफी डेवलप होगा और ये मसल्स जो है पावर इसका डाउन होते जाएगा। तो जैसे ही हम फिजियोथेरेपी से इसको मेंटेन करते हैं और जो ज्वाइंट का रिस्ट्रिक्शन आता है तो उससे हम लोग कैरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी से रिलीज करते हैं, रिकवरी फास्ट हो जाता है। जो रिकवरी 2 साल 4 साल में आने वाला होता है वो 2-3 महीने में ही आने लगता है। लेकिन उसके साथ आप कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। हाँ, एक्सरसाइज जरूरी है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज में बोलूंगा तो आप कुछ भी करने लगोगे, लेकिन अगर किसी वेल नोन के अंदर अगर करते हैं एक्सरसाइज तो आप अच्छा कर पाएंगे। एक ऐसी गलती मैं जानना चाहूँगी जो आप अक्सर लोगों को करते हुए देखते हैं और जिसकी वजह से उनके ये दर्द वाली समस्याएं उनकी शरीर में बढ़ती हैं। कुछ ऐसी आदतें जिन पर एक आम इंसान नहीं सोच पाता लेकिन एक्सपर्ट के तौर पर आपकी नज़र जाती है। जैसे मान लो मैम, मैं देखता हूँ कि किसी भी पेशेंट को अगर सिंपल से लोअर बैक पेन पे आते हैं, बैक पेन हो रहा है तो उन लोग क्या होगा, मिसगाइड हो जाते हैं। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे, कभी योगा करेंगे, कभी एक्सरसाइज करेंगे, कभी वेट लिफ्टिंग करेंगे। तो वैसे कंडीशन में अगर ऐसा कुछ हो, अगर आप किसी के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो आपके पास में, मैं तो इतना अब समझ रहा हूँ कि अपने हिंदुस्तान में हर जगह एक प्रशिक्षित और एजुकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट है, हर जगह मैम। तो कम से कम उन लोग एक बार जाकर के मिल लेना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मैं देखता हूँ बैक पेन हो रहा मतलब है, बैक पेन को लाइटली ना लें आपका कहने, बिल्कुल और नहीं। अपने आप से कम इसका इलाज ना करें। अपने आप से इलाज नहीं करें, कोई एक्सपर्ट से मिले, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट बताएं। क्या हर कमर दर्द सीरियस होता है? कुछ सीरियस बीमारी होती है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग सोकर उठते हैं, कई बार मैट्रेसेस का भी इशू रहता है या उनके पोस्चर का इशू रहता है। क्या हर कमर दर्द खतरनाक होता है? देखिए और किस तरह का दर्द खतरनाक होता है? देखिए कोई भी अगर नॉर्मल सा डेली लाइफ में अगर हम लॉन्ग सेटिंग करते हैं, चाहे बैंकर्स हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, इंजीनियर्स हो, तो उन लोग देखेंगे आप लॉन्ग सेटिंग होता है, 4 घंटे 5 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं। तो कोई भी लोअर बैक पेन देखेंगे तो हमारा बॉडी सिग्नल देता है मैम, लेकिन हम लोग सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। अगर कोई भी अगर नॉर्मल सा स्टार्ट होता है, कोई भी ग्रेडिंग, कोई भी पेन, चाहे कोई भी डिजीज मैम अचानक नहीं होता है, चाहे जितना बड़ा डिजीज हो, वो पहले आपको बॉडी का मतलब सिग्नल देता है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किस समझते तरह के नहीं। सिग्नल्स होते हैं? सिग्नल जैसे मान लीजिए कि लोअर बैक हो रहा है, अगर लगता है कि मैं पहले बहुत हेल्दी था, किसी भी प्रकार का पेन नहीं है, लेकिन अभी इन दिनों 2-4 दिन 1 वीक से मुझे बैक पेन हो रहा है, या मुझे चलने में, बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो लोगों से कोई एक्सपर्ट से राय लेना चाहिए मैम। उसको इग्नोर करके जो भी हो, किसी देसी नुस्खा ये सब सारा नहीं आजमाना चाहिए, नहीं तो कभी कभी वैसे कंडीशन में पेन और बढ़ जाता है। अगर इस तरह के दर्द किसी भी व्यक्ति को होते हैं या कुछ ऐसी डिजीजेज जिनका इलाज आप करते हैं, तो आपके कितने सेशंस या कितनी बार आपसे मिलने की ज़रूरत देखिए होती मैम, है? हर चीज़ पे मैं बता रहा हूँ कि डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बीमारी के ऊपर। क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि अगर पेट दर्द का 2-3 पेशेंट आता है हमारे पास, सपोज़ एक पेट दर्द आता है जो बिना खाए उसको पेट दर्द हो रहा है, कुछ खिला दिया पेट दर्द खत्म हो गया। एक एसिडिटी गैसेस से हो रहा है, गैस के गोलियाँ चाहे कुछ भी थोड़ी बहुत डाइट लिया ठीक हो गई। एक अल्सर जो छोटे छोटे जख्म बन गए हैं जो 2-3 महीने में ठीक होते हैं। एक कैंसर जो लाइलाज और काफ़ी लॉन्ग टाइम उसके मेडिसिन चलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बैक पेन भी होता है। अगर किसी का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, कुछ एक दिन से है, तो 1-2 सेशन लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो अपना मेंटेनेंस के लिए, सपोज़ मान लो
कि 6 महीने 1 साल पे कभी आ गए घूमते घूमते, तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हमेशा वो मेंटेन रहता है, क्योंकि हम लोग ना तो कोई सर्जरी करते हैं ना तो मेडिसिन देते हैं। बस जो हमारी जो बॉडी की जो बनावट स्ट्रक्चर है किसी कारण मिस अलाइन हो गया है, उसको अलाइन करते हैं। अगर 1 साल में हो सकता है कि फिर आप कुछ ऐसा गड़बड़ करके आ रहे हैं, तो एक बार और 1 सेशन ले लो आप, तो वो मेंटेन रहेगा। तो अधिकतर केसेस जो हमारे हैं 1 to 3 सेशंस में मिनिमम मैक्सिमम लगता है 80-90% रिकवर हो जाते हैं। बाकी कोई ऐसा कुछ डिजीज़ रहा जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें आप देखेंगे कि पेशेंट टेढ़ा हो जाता है, नेक भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, स्कोलियोसिस जिसका स्पाइन एस शेप में आ जाता है। कई लोगों के हम्प निकले हुए होते हैं। हाँ, तो वो सब केसेस में कभी-कभी थोड़ा-सा रिपीटेड जो लगता है, तो उसमें 2 महीने 3 महीने पैसे आने होते हैं। तो ये सब सारे होते हैं, बट कोई ऐसा नहीं है, मेरे 80-90% पेशेंट तो 2 to 3 सेशंस में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर रजनीश, हम देखते हैं जिस तरह से हम लोगों का लाइफस्टाइल बदला है, हम Yes. लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है, चाहे वो टॉयलेट शीट चेंज होना हो, चाहे बाथिंग के लिए स्टैंडिंग पोजीशन हो, क्योंकि पहले हम यूजली देखते थे कि बाथरूम्स में लोग चौकी पे बैठ के नहाते थे, आजकल शावर ट्रेंड में है। तो ये सब चीज़ें आप कितना बड़ा रीज़न मानते हैं इन मतलब हमारी इन दर्दों की समस्याओं से जुड़ी या ऑर्थो से जुड़ी समस्याओं? देखिए मैम, अभी तक जितने मतलब मेरे पास पेशेंट आते हैं, अचानक आप देखे होंगे उनको क्या, मेरे पास अभी सिंपल सा बात है, मैं बहुत सारे पेशेंट से ऐसा मिल चुका हूँ कि सर मैं नहा रहा था, वॉशरूम में मुझे छींक आई और मुझे स्लिप डिस्क हो गया। जब बैक पेन हुआ मैं उठ नहीं पाया, और उसके बाद मुझे ले गया डॉक्टर्स के पास, वो सारे टेस्ट के बाद स्लिप डिस्क हो गया, पहले मैं नॉर्मल था। तो मैम एक जो क्या है ना, जैसे हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे हम लोग शॉवर लेते हैं किसी भी प्रकार के, तो हम लोग क्या अगेंस्ट ग्रेविटी, हमारा हट क्या होता है ऊपर होता है, अर्थ क्या होता है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि सारा जो ब्लड जो है बहुत फोर्सफुली, बहुत मतलब हट को बहुत प्रेशर लगता है वहाँ सप्लाई करने में। और जैसे ही हम लोग जा करके वॉशरूम में, चाहे गर्म हो या ठंडा हो, सडन जो सर पे पानी डालते हैं, तो टेम्परेचर हमारा बॉडी का डाउन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। वैसे अगर डाउन होता है तो उसमें भी लोग को देखेंगे चक्कर खा के गिर जाता है। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है तो वैसे कंडीशन का क्लॉटिंग आप देखेंगे इंडिया में, मैं मतलब बहुत से जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, अभी तक अगर 10 पेशेंट आते होंगे स्ट्रोक के, तो 8 को ऐसा हुआ होगा कि वॉशरूम में ही अटैक आया होगा, चाहे वो नहाते समय या टॉयलेट सीट पे बैठ करके, क्योंकि उस समय एक्स्ट्रा प्रेशर या हमारे फिर यूरिन ब्रेन पास करते हो? या क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग लगाते हैं। तो वैसे कंडीशन में तो मेरा मानना है कि जो आप देखेंगे जो पहले जो हमारे इंडिया में होता था, हमारे हिंदुस्तान में ऋषि मुनि से लेकर के हमारे दादा परदादा जो करते थे बैठ करके, मतलब चाहे वो शौच करो चाहे आप स्नान करो, तो वैसे कंडीशन में सारे बॉडी बैलेंस रहते थे, हार्ट लिवर किडनी सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, मतलब डिस्टेंस कम था, तो सर्कुलेशन भी नॉर्मल से होते रहता था और बहुत कम आते थे। तो ये सब सारे मतलब जो है मैम, मतलब चलना खाना बैठना जो कुछ भी हो, थोड़ा तरीके से सलीके से बैठ के करिए, तो बहुत सारी बीमारियों को हम लोग यहीं ख़त्म कर सकते हैं। और डॉक्टर रजनीश, हमने ये भी देखा है कि कई तरह की ऑर्थो की जो परेशानियां होती हैं वो कभी आप ठंडे पानी की सिकाई या गर्म पानी की सिकाई से भी ठीक कर लेते हैं। मेरा जो ये सवाल है वो नहाने से ही जुड़ा है कि जब कोई भी या तो ठंडे पानी से नहाए तो वो कौन सा अंग है जहाँ पर सबसे पहले पानी ना डाले, और अगर ठंडे पानी की तो बात हो गई, लेकिन अगर कोई गर्म पानी से नहाए तो वो कौन सा अंग है जिस पे सबसे पहले पानी ना डाले? देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अभी हाई बीपी को लेके लेते हैं, ठीक है। हाई बीपी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। अगर वैसे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट, अगर वैसे पेशेंट अगर डायरेक्ट अगर सर पे पानी डालता है तो ब्लड सर्कुलेशन और हाई हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टच करने के लिए अगर मुझे यहाँ का सर्कुलेशन टच करना है, पता करना है, आप किसी कोल्ड को टच करो, आप यहाँ और बॉडी की अपेक्षा यहाँ जल्दी फील होगा। हॉट को भी टच करते हैं तो और बॉडी की अपेक्षा यहाँ जल्दी फील होता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग चाहे हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, जैसे सर पे डालते हैं टेम्परेचर यहाँ चेंजेस होता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मैम। तो वैसे जो हाई बीपी वाले हो उसको सर से ही पानी डाल करके कभी नहीं नहाना चाहिए, पैर से स्टार्ट करना चाहिए। पैर से, चाहे वो मसाज हो या नहाने का हो, वो पैर से स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो मेंटेन रहे। लो बीपी वाले सर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में माना जाए पहले पैर को वॉश करो, उसके बाद में अपना बॉडी को ये टेक्स नेक नाम की ये क्या बीमारी आजकल चल रही है भी, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात? ई टैक्स टेक्स नेक। टैक्स नेक, देखिए मैम क्या है, नेक से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, नेक जो है हमारा काफ़ी फ्लेक्सिबल है। हमारे बॉडी के जितने सारे स्पाइनल कॉर्ड है सबसे ज़्यादा मूवेबल हमारा नेक ही है। तो नेक को अगर एक पोस्चर में रख करके किसी काम को करती हैं तो नेक क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग, जैसे कि हमारे सर्वाइकल जो है सी शेप में होता है, जब लॉस ऑफ कर्वेचर होता है तो स्ट्रेट हो जाता है, नेक स्ट्रेट होता है, तो जो काफ़ी ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं हमारे शोल्डर्स से एल्बोज, फिंगर्स, टीथ, माउथ, आइज, तो ये कहीं ना कहीं स्टक होने लगते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स आने लगते हैं।
तो ये अगर मोबिलिटी बनाए तो ये सारी चीज़ें हो सब। किस तरह के दर्द को आप खतरे की घंटी मानते हैं? देखिए अभी क्या है, सबसे स्टार्टिंग में बताता हूँ, थोड़ा क्या लोकलाइज पेन होता है। सबसे पहला जो सिम्टम्स है लोकलाइज पेन। अगर मुझे गर्दन में कहीं नसें दब रही है तो लोकलाइज गर्दन में स्टीफनेस आएगा, थोड़ा तनाव लगेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भारीपन आ रहा है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उस पर कुछ विचार करना चाहिए, कोई एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। चाहे वो लोअर बैक पेन हो, नी पेन हो, अगर स्टार्टिंग में उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा और टोटली क्योर हो जाएगा। एमआरआई सुरक्षित होती है? मैम एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ आपको, एमआरआई जो कराने जाता है पेशेंट को छोड़ करके उसके साथ अटेंडेंट को बोलता है कि बाहर रहो। क्यों? रेडिएशन इसका बहुत हाई है। जब रेडिएशन हाई है मैम, जब हेल्दी इंसान को रेडिएशन उसका अफेक्ट कर सकता है, तो फिर ये जो जो मतलब पेशेंट है उसको क्यों नहीं कर सकता है। एक वो अपना डायग्नोसिस का टेक्निक है, डायग्नोस करने के लिए एमआरआई कराना होता है, नर्व कहाँ कंप्रेस हो रहा है। लेकिन मैं एक बता दूं आपको, जो पेशेंट चल रहा है, घूम रहा है, तो उसको मैं कहूँगा कि अगर वो एमआरआई नहीं भी कराए और कोई अच्छे एक्सपर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए तो उसका पेन ऐसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि एमआरआई के बाद भी ट्रीटमेंट वही होगा, पहले भी ट्रीटमेंट वही होगा। मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं, चल नहीं पा रहे, एक दो कदम चल रहे हैं, तो उनको डायग्नोस करना जरूरी होता है कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर का मतलब मैम हमारे समय में जो था 10 से 20 साल पहले क्या था, देख करके फिजिकली पता करते थे प्रॉब्लम क्या है। कुछ ऐसा साइंस था, जब एमआरआई नहीं था तो हमारा साइंस कैसे काम करता था, कुछ क्लिनिकली जो है वो देखते थे कि क्या है। अगर मान ली कोई अगर एमआरआई बताता है कि कमर की नसें दब गई है, L4 L5 में कंप्रेशन है, C4 C5 में कंप्रेशन है, तो C4 C5 जो मैंने पहले चर्चा किया था कि इसका सप्लाई कहाँ आता है। अगर C4 C5 कंप्रेशन है तो उसका सप्लाई हमारे शोल्डर में आता है, तो शोल्डर के मसल्स को चेक करेंगे कहाँ कौन सा मसल्स वीक है। अगर ये मसल्स वीक है तो वहाँ कंप्रेशन है, नहीं वीक है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें क्लिनिकली पहले देख लेंगे, तो आप ये सब सारा चीज़ कहाँ मिलेगा, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास। उसके बाद देखिए डिसाइड मुझे करना है कि मुझे जाना कहाँ है। मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे जाना कहाँ है। अब जो मैम मतलब ग्रेजुएट हुआ है, जो पीजी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है सर्जरी से ही, तो वो तो सर्जरी ही जानता है ना मैम। जो मेडिसिन से कर रहा है मेडिसिन जानता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो एक्सरसाइज जानता है, जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद जानता और है। आप नसों को पकड़ना जानते हैं। तो जो जो अब जिसकी जो एक्सपर्टीज होती है, जो एक्सपर्ट है वो जानते हैं। अब डिसाइड मुझे करना है कि मुझे जाना कहाँ है। ये जो नमनेस कई बार फील होती है लोगों को, और कई बार बैठे बैठे नमनेस टांगों में फील होती है, हाथों में फील होती है, या कुछ लोगों को हम देखते हैं ये हिस्सा लोगों का फड़कने लगता हाँ है। वो मतलब तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं तो इसको। ये क्या खतरे की चीज़ें हैं या रूटीन में हो देखिए जाता मैम है कुछ? नमनेस क्या है, सबसे पहले क्या है ना, अभी आप देखेंगे जो किसी भी प्रकार के नमनेस है या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, या ये जो आप बता रही है कि मसल्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन कहीं भी बॉडी में कहीं इधर इधर, तो वो क्या होता है कि प्रॉपर नर्व में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि तो उसमें क्या होता है कि कभी अगर हम लोग हाथ ऐसे बैंड करके बैठ जाते हैं, काफ़ी टाइम के बाद जब खोलते हैं तो हम नमनेस फील होता है, हाथ ऐसा फील होता है जैसे कि नम हो गया है, कुछ पावर ही नहीं है, तो क्या है ब्लड सर्कुलेशन को नहीं होना। तो ये क्या है मैम, ये भी सिम्टम्स है। अभी क्या है कि कॉमन से आप जाएंगे कोई भी हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े टेस्ट करा देंगे, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आज के हर इंडियन को मुझे लगता है D3 डिफिशिएंसी है। D3 की कमी होगी जिसको, B12 की कमी होगी जिसको, वो नर्व में प्रॉब्लम आना शुरू होगा। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर ये सब सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तो कम से कम अपना D3 B12 कैल्शियम, ये 3 जो है विटामिन, ये टेस्ट कराना चाहिए, उसका लेवल देखना चाहिए, उसके बाद कहीं जाना चाहिए। आपने कहा, हालांकि ये तो साइंस ही है, कि स्पाइन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट है। यस मैम। क्या कुछ ऐसा आप एक्सरसाइज या कुछ ऐसे रिकमेंड करेंगे जो डेली हमारी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए कोई भी हमारे व्यूअर इजीली अडॉप्ट कर सके, आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग कर सके? सबसे सिंपल है मैम, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, कि मैं कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा ये जिम नहीं जा सकता हूँ, मेरे मेरे पास पास टाइम टाइम नहीं नहीं है, है। तो उन लोगों के लिए एटलीस्ट अपने लिए कम से कम 30 मिनट्स निकालो, 30 से 45 मिनट्स मॉर्निंग अपने लिए। उसमें करना क्या है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 30 मिनट भाग सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब आप ग्राउंड सरफेस पे चलो, आप उससे चलेंगे तो जो आपका मूवमेंट होगा, लेग्स का मूवमेंट होगा, सारे ऑर्गन के मूवमेंट्स होंगे, हैंड्स के मूवमेंट होंगे, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग दूर रखेंगे। थोड़ी बहुत उसमें एक्सरसाइजेस ऐड कर लेंगे जो हमारी स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है, तो उससे काफ़ी सारे जो ये
ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, स्ट्रेच होंगे तो बहुत प्रॉब्लम से हम लोग दूर रहेंगे। तो एटलीस्ट कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट आप खुद पर टाइम निकालें, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बाहर जाइए, तो ये प्रॉब्लम से दूर रहेंगे मैम। सुबह उठते ही वो कौन सा काम है जो कभी ना करें, और करें तो क्या काम करें? सुबह उठने से आप देखेंगे मैम कि सुबह जो उठता है, उठते के साथ साथ लोग क्या है, मोबाइल को टच करता है, आँख बंद रहता है, मोबाइल को टच करता है, मोबाइल को जैसे ही ओपन करता है। मैम आप देखेंगी, अगर सुबह आप उठती हैं, अगर कुछ आपको अच्छे मैसेजेस आते हैं, तो सारा दिन अच्छा रहता है। हम्म, क्योंकि है ना, उस समय मेरा मानना है कि सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद मोबाइल को टच ही नहीं करना है। क्योंकि इसमें आपकी फिंगर्स मूवमेंट भी तो बहुत होती है। आप फिंगर्स कहते हैं मूवमेंट कि भी कई होती बार ट्रिगर फ्री हो जाता है, ये हो एकदम, जाता है। ट्रिगर फिगर होता है, उसके बाद में मूवमेंट तो बात की बात है मैम। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आजकल जो लोग दर्द से कम परेशान हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, साइकोसोमैटिक सिंड्रोम। और क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे नर्वस एकदम सिस्टम पे बॉडी पे पड़ता है। आना ही आना। अगर किसी भी थॉट को अगर मैं अभी ले रहा हूँ कि मुझे नेक पेन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो 1 घंटे में नेक पेन होने लगेगा। लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मैम। अगर मैं रात को चलो कुछ भी किसी भी कारण से अगर अच्छे मूड में सोया और सुबह उठते के साथ जैसे ही मोबाइल टच करते हैं, कुछ मैसेजेस कुछ ये सारे आते हैं, तो पूरा साइकोलॉजिकल मतलब पार्ट को ही चेंज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो आज के डेट में मोबाइल सब हमारी यंग जनरेशन को बीमार करके रखा है। जो सबसे पहले क्या है कि अभी जितना एडवांस होते जा रहा है, बीमारी उतना और बढ़ते जा रहा है। अभी आप एआई वर्जन देख रही होंगी, चैट जीपीटी देख रही होंगी, जिसमें क्या है, हर बीमारी का हम लोग इलाज इसी पे ढूंढते हैं, हर बीमारी का सिम्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये मतलब इंसान ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है, कोई ये अंतरिक्ष से नहीं आया मैम, कोई ये भगवान का देन नहीं है। हम और आप इसको एक्सप्लेन किए हैं। आज मुझे भी कोई सर्च करेगा वर्ल्ड फेमस कैरोप्रैक्टर, तो रजनीकांत ढूंढ के एआई दे देगा। तो क्या वो मेरे कामों की वजह से दे रहा है? मैं कोई भगवान का ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो कुछ ऑटोमेटिक कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि हवा बन रहा है, अग्नि बन रहा है, वैसा कुछ नहीं है। यानी तो कि आप ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो यूट्यूब देखकर या एआई को सर्च करके अपना इलाज खुद करने इलाज खुद लगते कर रहे हैं, तो बट इतने सारा अगर ये सब मतलब चलो मैम ठीक है, एडवांस समय है, नॉलेज की बातें हैं, लेकिन अपना सिम्टम्स इस पे नहीं सर्च करें। क्योंकि एक बीमारी का सिम्टम्स बहुत मैच होता है, कैंसर के भी मैच होता है और नॉर्मल सा लोअर बैक पेन का भी मैच होता है। तो उस समय क्या होता है, जो आदमी दुखी होता है, टेंशन में रहता है, वो लोअर बैक पेन को भूल जाता है और कैंसर को याद कर लेता है। हैं। तो वहाँ से स्टार्ट होता है साइकोसोमैटिक सिंड्रोम। कमर दर्द तो पहले था ही, अब उसको नींद का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एआई और गूगल यूनिवर्सिटी से दूर रहेंगे तो काफ़ी सुरक्षित रहेंगे, और किसी एक्सपर्ट से राय लें। छोटे बच्चे भारी बैग लेकर अक्सर स्कूल जाते हैं, क्या ये किसी तरह का उनकी हेल्थ पर रिस्क देखते हैं आप? एकदम मैम। अभी छोटे बच्चे 4-5 साल के होते हैं, उनके जो बैग्स की जो वेट होती है 4 केजी 5 केजी ऐसे होते हैं मैम। तो आप देखेंगे बच्चे जो बैग ले लेते हैं पीठ पे, उनका पोस्चर ऐसे हो जाता है। तो सारे बच्चे मतलब कभी ना कभी वो देखेंगे, डर तो है, उनको तो पता नहीं है, अगर पेन भी हो रहा है तो वो इग्नोर करते हैं, छोड़ो पेन, वो तो बता नहीं सकते किसी को। लेकिन वो कभी-कभी अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं, जो छोटे बच्चे 5 साल के, उनका स्पाइन क्या है, स्coliosis। क्यों भाई? स्कूल का बैग लेके जाता है, कभी चोट लगा है, घर वालों को बताया नहीं, घर वालों को पता चला 5 साल बाद, जब तक स्पाइन टेढ़ा हो चुका था। हम्म, तो थोड़ा क्या है कि बच्चों को, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ जो जो उनके ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल तक, चाहे वो गार्ड हो, फैमिली मेम्बर्स के कोई भी पेरेंट्स हो, तो उनको कम बैग उठाने दें, खुद से जा कर के पहुँचाएँ तो काफ़ी अच्छा होगा मैम। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लंबे समय तक लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, और अगर उन्हें बीच में अपने आप को रिलैक्स करना है तो क्या करें? क्या आप किसी तरह का ब्रेक लेकर कोई ऐसी एक्टिविटी या या एक्सरसाइज जो आप एडवाइस देखिए करेंगे? मैम, काम का प्रेशर सबको है और काम करना है और जल्दीबाजी में करना है। तो वैसे कंडीशन में हम देखते हैं कि जो भी इंसान 1 घंटे से ज़्यादा बैठता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो बाइकर्स हो, चाहे वो ऑफ़िस के वर्कर हो, चाहे कोई भी, चाहे जैसे आप लोग जैसे न्यूज़ रिपोर्टर अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से बैठे हैं, अगर बॉस का डर है, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद कहीं नहीं तो अपना चेयर छोड़ कर के वहीं खड़ा हो जाना चाहिए, पैर हाथ सीधा कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद 1 मिनट बाद बैठ जाना चाहिए। उससे होगा क्या कि जैसे हम लोग बैठते हैं कंटिन्यूअस, अगर बैक पेन होता है राइट साइड में, तो हम लोग राइट को रेस्ट देते हैं, लेफ्ट पे प्रेशर लेते हैं। हम्म, वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा लेफ्ट साइड हमेशा वीक होते जाता है, राइट साइड जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो उसके कारण होता है क्या कि जैसे हम लोग उठेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल होगा। जैसे आप देखेंगे कि हम लोग पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं, फिर जब पैर को खोलते हैं तो नमनेस फील होता है, लेकिन फिर वो 1 मिनट तक फिर सारा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो क्या हम लोग नॉर्मल नहीं करेंगे, नमनेस फील हो रहा है, बैठे हैं, तो डे बाय डे क्या होगा, वो जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व था, वो वीक होने लगेगा। तो वैसे लोगों को कंटिन्यूअस मैं बता दूं, जो जिनका सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, जो बैठते हैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, वो मैक्सिमम 50 मिनट से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठे। और सबसे खराब पोजीशन आप बैठने की कौन सी मानते हैं जो कहेंगे कि भाई ऐसे तो बिल्कुल मत बैठना? आप देखे होंगे जो बैठते हैं, वो उनका बैठेंगे जो कैप जो अपना जो स्पाइन है वो इस टाइप से ऐसे करके बैठ जाते हैं।
सामने नेक को बेंड करते हैं, और जो सोफे पे बैठते हैं, कोई सीट पे बैठते हैं, तो अपने बैक को पूरा बैक से सपोर्ट करके टका करके नहीं बैठते हैं, और आगे की ओर बैठते हैं और बैक एक्सटेंशन में ऐसे मुड़ जाते हैं। तो वो बैड पोस्चर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक पोस्चर में लोगों को बैठना है, स्ट्रेट ही नहीं बैठना है, ऐसे ही नहीं बैठना है, ये दोनों को मेंटेन करना है। अगर आप कि 10 कभी मिनट स्ट्रेट, हाँ 10 मिनट स्ट्रेट बैठते हैं तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट भी करना है। एक पोस्चर में बॉडी को नहीं रखना है। बेल्ट पहनना भी किसी तरह का रिस्क हमारी बॉडी के लिए हो सकता है? बेल्ट जैसे ये कमर के बेल्ट हम लोग यूज़ जी करते जी हैं जी पैंट। जी जी। देखिए मैम, बेल्ट क्या है कि ये नॉर्मली जो है, मतलब पैंट वगैरह को होल्ड करने के लिए हम लोग बेल्ट पहनते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा टाइट नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादा टाइट पहनेंगे तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आता है। इनफैक्ट आप देखेंगे जो मेल हैं, फीमेल हो, कोई भी हो, जो मतलब मेल के साथ आप देखेंगे ज़्यादातर यूरिन पास करते समय भी प्रॉब्लम आता है। तो बेल्ट ज़्यादा टाइट नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। हमारे लोअर एब्डोमेन को पैक्ट करेगा, कंप्रेस करेगा, तो और भी बहुत सारे यूरिनल इश्यूज आ सकते हैं। सर, वो कौन से टेस्ट हैं जो हर भारतीय को कराने चाहिए जिससे वो दर्दों से दूर रहे, कम से कम हड्डियों और ये दर्दों की समस्याएं तो उसे ना हो? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गाड़ी एक लेते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं कि गाड़ी कहीं खो नहीं जाए। इंश्योरेंस से कुछ मिलता नहीं है, 1 साल में फिर से रिन्यूअल करते हैं। वहाँ मतलब 50,000 20,000 ऐसे खर्च करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी +40 अगर गया है, इस समय 30-35 ले रख लो, जो 30-35 है, एटलीस्ट साल में कम से कम एक बार कॉमन से टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें आपका हार्ट, किडनी, लीवर और भी छोटे-छोटे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे आ जाएँगे। क्योंकि हार्ट, किडनी, लीवर ठीक है तो इंसान हेल्दी है। आगे चल के छोटे-मोटे जो प्रॉब्लम है वो रिपेयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपने तो विटामिन डी, B12 का भी अभी पहले अपने डिस्कशन में जिक्र किया, जी तो क्या मैम। कुछ विटामिन के टेस्ट भी कराने ज़रूरी हैं? देखिए विटामिन मैंने बताया, D3, B12, कैल्शियम, वो तो मतलब नीड है हर इंसान के लिए। चाहे छोटे बच्चों को भी देखेंगे डॉक्टर्स D3 देते हैं, B12 देते हैं। तो ये सारी जो टेस्ट है, कॉमन जो टेस्ट है, जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, इससे पता चलेगा कि हमारा लीवर का एक्टिविटी जो है इंटरनल कैसा कर रहा है। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी का फंक्शन कैसा है वो बताएगा। उसके बाद में आपका LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल में आपको ये बताएगा कि आपका हार्ट का कंडीशन कैसा है, जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो क्या है। क्योंकि हार्ट अटैक का मेन रीज़न है कोलेस्ट्रॉल। अगर ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL अगर बढ़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे चल करके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो ये सब सारी चीज़ों के जब पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मुझे फैटी लिवर की तरफ जा रहा है तो SGPT, SGOT लीवर फंक्शन टेस्ट में बढ़ के आएंगे। तो LFT, KFT, CBC में आप देख लें कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें आपका हीमोग्लोबिन से लेकर के इसके अब RBC, WBC, ये प्लेटलेट्स काउंट्स, ये सारा देख लेंगे। तो मतलब कॉमन सी जो टेस्ट है मैम, CBC, RA फैक्टर, यूरिक एसिड, उसके बाद में ये लिपिड प्रोफाइल, KFT, उसके बाद में विटामिन D3, B12, कैल्शियम, ये जो टेस्ट हैं एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार कराना चाहिए। इससे सारा चीज़ पता चल जाएगा कि मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। फिर उसके अनुसार हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो ऑयली फूड, बाहर का फास्ट फूड खाना बंद करेंगे, ठीक हो जाएगा। लीवर का प्रॉब्लम भी है तो उससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम और देखते हैं, दिल्ली NCR में ट्रैफिक की समस्या बहुत है, या वो लोग जो कि लॉन्ग ड्राइव लवर्स हैं, तो लंबे समय तक गाड़ी चलाना या लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहकर गियर क्लच दबाए रखना, क्या ये भी किसी तरह के टांगों से जुड़ी, नसों से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आई जो कभी? ड्राइवर है मैम, आप देखेंगे कोई 10 में से 9 ड्राइवर को बैक पेन होता क्योंकि है। हम ये देखते हैं कि लोग 2.5 3 घंटे में ऑफिस से लौटते हैं। 9 से 10 मतलब कि जो भी हो, 10 में से 9 जो लोग ऐसे होते हैं, 10 में से 9 लोग जो कि बैक पेन और ये एंकल पेन से, क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग रश में पड़ते हैं, ट्रैफिक में पड़ते हैं, तो हमारा क्या है, सेटिंग तो वही रहता है, नेक हमारा फॉरवर्ड रहता है, हैंड भी रेस्ट पे रहता है, बैक भी रेस्ट पे रहता है, जो एंकल का मूवमेंट है कंटिन्यूअस रहता है, क्लच ब्रेक। वैसे लोगों को देखेंगे कि वो काफ मसल्स का, लोअर जो नी के नीचे जो बैक साइड जो मसल्स होता है, काफ़ी पेन होता है। ड्राइवर्स चाहे जो भी हो, वो लोग देखेंगे घर पे कंप्लेन करते हैं कि काफ़ी पेन होता है। तो ये कंटिन्यूअस यूजेस पे लोअर बैक पेन आना ही आना है मैम। तो क्या करें वो लोग? वैसे कंडीशन में एक बैक सपोर्ट आता है, कुछ नहीं, अगर बैक सपोर्ट समझ में नहीं आ रहा तो कुशन जो घर पे हम लोग यूज़ करते हैं, सोफे पर रखते हैं, उसे बैक साइड रख करके कैरी कर सकते हैं। कई बार वो लगाना कंफर्टेबल नहीं होता फिर। लेकिन मैम थोड़ी बहुत तो समझना होगा लोगों को, थोड़ी बहुत चेंजेस, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अच्छे चीज़ पसंद नहीं आते हैं, लेकिन करना होता है। करना होता है। सर, एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, हालांकि आपके बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता चला, मैंने रील्स देखी तो मैं खुद देखकर बड़ी शॉकिंग हो गई कि जिस तरह से आप ट्रीटमेंट ma'am। देते हैं। लेकिन मैं जानना ये चाहूँगी कि आज भी इतना एडवांस और इतना प्राचीन भी, मैं इसे बोलूँगी, ये ट्रीटमेंट होने के बावजूद हमारे इंडियंस इस ट्रीटमेंट के लिए अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो सोच है वो तो अभी तक ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट तक ही है।
आपकी देखिए इस मैम, बात क्या है कि देखिए हर एक चीज़ की जो स्टार्टिंग जो हुई है कहीं ना कहीं छोटे लेवल से ही हुई है, लेकिन किसी चीज़ को क्या है ना कि बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्टिव होता है ना कोई चीज़, उसके तरफ लोग जल्दी भागते हैं। हम्म, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, फिजियोथेरेपी हो, कोई हो, आप देखेंगे 5 साल पहले भी फिजियोथेरेपी को लोग कुछ नहीं जानता था। ऐसे मतलब मार्केट में था कि वो सेकाई करने वाला, मसाज करने वाला, इट मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट। हम्म, लेकिन अब क्या है, उसको नीट के लेवल में लाया और डॉक्टर, अब वो भी डॉक्टर बोल सकते हैं। हम्म, तो इस कंडीशन में बता दूं, कैरोप्रैक्टिक है पुरानी प्रथा, लेकिन लोगों को, चाहे गवर्नमेंट को ध्यान इसलिए नहीं आया कि लगता है चलो दर्द कम कर रहा है, वो साइड में ना कर रहा है कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है कि कितना मतलब ये हाई लेवल का चीज़ है। इसको आप देखो, अभी आप कनाडा, यूएसए, सारा ये टॉप पे, किसी को पेन होता है तो सबसे पहले कैरोप्रैक्टर, सबसे पहला चॉइस कैरोप्रैक्टर। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी बहुत की कैरोप्रैक्टिक हुआ कहाँ से, अगर जो अध्यात्म है, अध्यात्म को मानते हैं, तो उनके लिए ये द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण कंस की नगरी में कुब्जा रहती थी, कुबड़ी सी, उसको भी जब कुबड़ी सी थी तो उन्होंने ट्रीटमेंट देकर सीधा किया था। हम्म, लेकिन ये सब अध्यात्म की बातें हैं। और साइंस पे आते हैं तो हमारे डैनियल डेविड पॉमर साहब, जो 1895 में यूएसए में, उनके ऑफिस बॉय को किसी को पेन हो रहा था, उनको कंप्लेन किया कि मुझे पेन हो रहा है। जैसे वो टच किए तो उनको ऐसा फील हुआ कि एक स्पाइन का पार्ट जो है, जो वर्टिब्रा, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। जोर से प्रेस किए, टक आवाज़ आया, जबकि साउंड का कोई मतलब नहीं है। जब घर्षण होगा तो साउंड तो आएगा मैम, किसी भी चीज़ को, बोन को प्रेस करेंगे साउंड तो आएगा। तो साउंड आया, अब वो पेन फ्री हो गया। उनकी रिसर्च स्टार्ट हुई उस पर, और 10 एक साल बाद 1907 में वहाँ एक छोटा मोटा कैरोप्रैक्टिक करके, डैनियल डेविड पामर कॉलेज करके उन्होंने डाला इंस्टीट्यूशन। बहुत अगेंस्ट भी आए उनके, WHO वगैरह जितने थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि आप पूरे जगहों पे ऐसे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये इंडिया में भी होना चाहिए, और हमारी बातचीत भी हो गई है। हम लोग अभी ये सितंबर में SSU में, श्री श्री रविशंकर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में लॉन्च कर दिए हैं, जो फिजियोथेरेपी करके है, MBBS करके है, उन लोग मास्टर्स कर सकते हैं अब इंडिया में भी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैम, इसको मास्टर्स करने के लिए कम से कम आउट ऑफ इंडिया 1.5 1.8 ऐसे CR खर्च होते हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग जाते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में जब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो काफ़ी मिनिमल फी जो है, काफ़ी कम है, सब लोग बेयर कर सकते हैं। जो आफ्टर फिजियोथेरेपी जो है, चाहे MBBS, जो बैचलर्स कर चुके हैं हम्म। मेडिकल से, वो लोग आके कर सकते हैं ईजिली, और बहुत मिनिमम फी में। क्या कुछ प्रेग्नेंट लेडीज या न्यू मॉम्स, क्योंकि उनका भी जो पोस्चर होता है, बहुत देर बच्चे को गोद में यस, उठाना, या प्रेग्नेंट लेडीज वो भी अनईजी फील करती हैं, क्या उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे? इस मैम, अगर मान लें प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको आप देखेंगी कि हाइपर एक्सटेंशन में उनका एब्डोमिनल जो रहता है, सामने की तरफ स्ट्रेच रहता है, तो बैक जो होता है लॉर्डोसिस हो जाता है काफ़ी। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि 100 में 99% फीमेल पेशेंट जो होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी, उनको बैक एक होता ही होता है। तो वैसे कंडीशन में थोड़ा बहुत कीगल एक्सरसाइजेज आता है फिजियोथेरेपी में, थोड़ी बहुत पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज है, जो कि पेल्विस के अराउंड मसल्स को लूज करता है, बैक मसल्स को रिलैक्स करता है, क्योंकि उस समय हम लोग हार्ड एक्सरसाइजेज कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। थोड़ा स्क्वाट पोजिशनिंग, थोड़ा लेग राइजिंग, ये थोड़ा कर करके उनको हम लोग मसल्स को एनर्जाइज करके और पेन को मैनेज करके हेल्दी रख सकते हैं। हमने इन दिनों देखा है हेयर फॉलिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। हम्म। क्या इनका भी कनेक्शन कुछ आपकी साइंस से या आपकी प्रैक्टिस से जुड़ा है? देखिए मैम, क्या है, हेयर फॉलिंग की समस्या क्यों आती है? जब हमारा स्टमक सही नहीं होता है। देखेंगे हमारे 10 एक साल के बच्चों के जो होते हैं, जो हेयर जो होता है कलर डिस्कलर होता है, वाइट हो जाता है, हम्म। मुंह में छाले आने लगते हैं, समय से पहले बाल झड़ने लगते हैं। डॉक्टरों का डायग्नोस क्या होता है? सबसे पहले गट हेल्थ को ठीक करो। हम्म। गट हेल्थ, क्योंकि हम जो भी चीज़ लेते हैं, मेडिसिन भी लें या कुछ मिनरल्स लें या चाहे कुछ फूड भी लें, तो हमारे गट हेल्थ में जाता है। जो रहना है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो नहीं रहना हो तो उसको निकाल देता है। हम्म। लेकिन गट हेल्थ सही होगा तब। हम्म। तो गट हेल्थ सही कब होगा? मैं आपको बताया था कि T8 T9 जो है स्टमक को ब्लड सप्लाई करता है। जो स्टमक प्रॉपर काम करेगा कब? जब वो हेल्दी रहेगा। तो इसमें गट हेल्थ को जो सर करेक्ट करते हैं, तो हेयर फॉलिंग से लेकर के जो आप एक्नी, जो आप देखेंगे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप योग को ज़्यादा प्रायोरिटीज देंगे या जिम को? योग को। क्यों? योग मैम, जिम क्या है कि आप किसी के अगेंस्ट, मसल्स जो है ना, किसी के अगेंस्ट जबरदस्ती किसी चीज़ को, एक होता है ना, मुझे खाना खाना है, मैंने खा करके पेट भरा, एक होता है जबरदस्ती खिलाना, तो वो है योग जो है मैम। मतलब योग का मतलब ये होता है ऐड, जोड़ना, आत्मा से शरीर को, मन से, हमारा जो है मन और तन को। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन जो है ना मैम योग का, वो एक हाई लेवल का है। तो योग जो है ये सब परमानेंट ट्रीटमेंट है? परमानेंट ट्रीटमेंट है।
कोई भी सर्जरी करा लो, कुछ भी करा लो, सबको यही रहता है। घूमना भी योग है। बैठ के अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं, ये भी एक योग ही है। मैं आपको सुन रहा हूँ ध्यान से, ये हमारा जो कनेक्शन है, कनेक्शन है, बातचीत का। योग ही है। बिना योग के हम लोग एक पल नहीं है मैम। तो योग से बड़ा कुछ चीज़ है ही नहीं। पेन किलर खाना, दर्द के लिए तुरंत से दवाई खा लेना, क्या खा लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पेन किलर जो भी मैं आप पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दवा का मतलब ही है रोगों को दबा देना। पहले क्या है कि उससे पहले आप देखेंगे हमारे घर में किसी को खांसी होती थी, सर दर्द होता, हमारी जो दादी माँ रहती थी, कुछ ही तुलसी काढ़ा, ये काढ़ा बना के देती थी और ठीक हो जाता था। लेकिन आज हम लोग मेडिसिन पे इतने डिपेंड हो गए हैं कि वो सारे चीज़ भी अब इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो थोड़ी बहुत हम लोग को प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को हील करता है। आज अगर सर्दी भी छोटा सा एक होता है, कोल्ड भी होता है, उसमें हम लोग मेडिसिन खाते हैं। कोल्ड से हम लोग परेशान, अगर मेडिसिन नहीं खाएं तो 2.5 से 3 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कोल्ड को कम करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, फिर 2 महीने कफ के प्रॉब्लम से, क्योंकि जो वो निकलना चाहिए। सर्दी कोल्ड का मतलब क्या है, आपके अंदर कुछ लेवल जो है ज़्यादा हो गया है, कफ का मात्रा निकलने दो बाहर। लेकिन हम लोग उसको निकलते नहीं है, ड्राई करके सुखा देते हैं। अब वो जो सूखता है मैम, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। ऐसे तो 2-3 दिन सब्र करेंगे, लेकिन वो 6-6 महीना करते रह जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you डॉक्टर very much. रजनीश Thank you इस very much. बातचीत के लिए और अपना कीमती समय देने के Thank you लिए। very much. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और इस बातचीत में आपको मिले होंगे अपने उन सवालों के जवाब जिन्हें आप अक्सर गूगल करते फिरते हैं या एआई से पूछते हैं। तो डॉक्टर रजनीश को तो आप जानते ही हैं, हालांकि परिचय मैंने शुरुआत में दिया, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया और इंस्टा पे तो वायरल है ही डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर रजनीश कांत, जो कि देश के जाने माने और फेमस कार्डियोप्रैक्टर और एस्ट्रियोपैथ हैं, मैं मानती हूँ आज बहुत से आपके सवालों और समस्या का समाधान इनके जवाबों में आपको मिला होगा। आपने इस पॉडकास्ट से कहीं ना कहीं खुद को रिलेट किया होगा। और अगर आपके इर्द गिर्द आपके अपने या आपके दोस्त इसी तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें चाहिए ये जवाब, तो कीजिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर। फिलहाल इसी तरह के और बेशकीमती और इसी तरह की जानकारियों को लेकर देश के जाने माने लोगों के साथ कुछ और ऐसे ही एपिसोड्स आगे भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसके लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।